हेलो फ्रेंड्स, वीएस क्लासेस फॉर यू में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि आपके लिए हम एचएसएससी के सीईटी और अदर एग्जाम्स की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कराएंगे। तो उसी सीरीज में ये हरियाणा ग्राम सचिव 9 जनवरी 2021 सेकंड शिफ्ट का पेपर है, जिसका हम मैथ और रीजनिंग का पोर्शन सोल्व कराएंगे। इससे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट का मैथ रीजनिंग का पेपर पहले सोल्व कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब देखते हैं, इसमें सबसे पहला प्रश्न देखेंगे। यदि x और y ऋणात्मक हैं तो निम्नलिखित में कौन सा सदैव सत्य है। अगर ऋणात्मक है मतलब नेगेटिव है तो कौन सा सत्य है। x प्लस वाई धनात्मक मतलब पॉजिटिव है। अब देखिए, मान लेते हैं x है -1, y है -2, तो माइनस माइनस कुछ भी रखिए वो माइनस में ही आएगा, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। एक्स वाई धनात्मक है, अच्छा माइनस और माइनस की कभी भी गुणा करेंगे तो वो प्लस हो जाएगी, ये बात होती है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा ठीक है। एक्स माइनस वाई धनात्मक है। अब देखिए, जैसे मैंने कहा था एक्स को -1 मान लेते हैं और माइनस वाई मतलब वाई -2 है तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस भी आ सकता है जब हम वैल्यू चेंज करेंगे। अब जैसे इस केस में ये +1 आ गया, लेकिन अगर यहाँ x की वैल्यू बड़ी रहेगी तो ये माइनस आ जाएगा, तो जो भी साइन बड़ा रहेगा वही साइन इस केस में आ जाएगा। तो ज़रूरी नहीं ये पॉजिटिव ही आए, ये नेगेटिव भी आ सकता है, तो ये कथन 100% सही नहीं है। तो हमारा जो कथन सही है वो है एक्स वाई धनात्मक है, तो केवल ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस की जो गुणा होती है वो हमेशा प्लस होती है, ठीक है। बस इतना ही था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। वह संख्या चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। वह संख्या चुनिए, जल्दी से देखिए। 24, 12, 48, 59। इसमें आप देखेंगे कि ये भी 12 की टेबल में आ रहा है, ये भी 12 की टेबल में आ रहा है, ये भी आ रहा है, लेकिन एक ये नहीं आ रहा है, तो हमें भिन्न संख्या ही बतानी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, वो क्लियर कर दिया जाएगा। अगर कोई स्पेसिफिक वीडियो भी बनानी होगी तो हम आपके लिए बना देंगे। एक व्यक्ति 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 5,000 उधार लेता है। वह तुरंत उसे 2 वर्ष के लिए करने व्यक्ति को 6.25% के साधारण ब्याज की दर से देता है, तो उसे प्रति वर्ष कितना लाभ होगा। देखिए, बहुत ही शातिर आदमी है, किसी से 5,000 उधार लेता है 4% की दर से, और उसी टाइम उन पैसों को 6.25% की दर से किसी दूसरे को दे देता है। इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन में उसे 2.25% का लाभ हुआ, ठीक है। तो 2.25% का लाभ हो रहा है कितने पे, 5,000 पे, ठीक है। 5,000 पे 2.25% का उसे लाभ हो रहा है, तो 5,000 का 2.25% क्या होगा। देखिए, जब हम 5,000 का 1% निकालेंगे तो 2 ये छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो 1% 50 और 2% कितना हो गया, 50 और 50 100, और 0.25 क्या होता है, चौथा हिस्सा। तो 1% जब 50 है तो चौथा हिस्सा क्या होगा, 12.25, तो 100 प्लस 12.5, 50 का चौथा हिस्सा होगा 12.5, तो 100 प्लस 12.5, तो 112.5 आपका आंसर हो जाएगा। या फिर सीधा कर सकते हैं आप, अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन है तो सीधा आप क्या करेंगे, जो उसका फ़ायदा है 5,000 का 2.25% उसको फ़ायदा हो रहा है, ये कैलकुलेशन आप कर सकते, ठीक है। तब भी आपका आंसर यही आएगा 112.50। जो आपको इजी लगे उस तरीके से आप करिए, लेकिन एग्ज़ाम में प्रैक्टिस के साथ जाइए, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। यदि जिम्नाजियम को, ये देखिए NTJRBMNXH लिखा है, तो कंप्लेंट को क्या लिखा जाएगा। इसमें क्या होता है ना, ऑप्शन बड़े मायने रखते हैं। देखिए, जिम्नाजियम को ये लिखा, अब आप इसको ध्यान से देखिए, कंप्लेंट में तीसरा अक्षर
एम है, जिम्नाजियम में भी तीसरा अक्षर एम है, तो एम की जगह क्या लिखा हुआ है, जे। तो यहाँ भी तीसरा अक्षर एम है, तो यहाँ की जगह तीसरे अक्षर पे क्या आना चाहिए, जे। अब तीसरा अक्षर जे देखूँ मैं, पहले में तीसरा अक्षर एन है, बी में वाई है, सी में एन है, तीसरे डी में जे है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ भी आगे वो चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये क्या है, रीजनिंग के जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये प्रैक्टिस से ही होते हैं। जितना आपने ज़्यादा प्रैक्टिस करी है उसी से हो जाएंगे। नहीं तो आप पूरा जिम्नेशियम लिखेंगे, इसका कोड लिखेंगे, फिर इसमें सिमेट्री ढूंढेंगे। लेकिन हमने ऑप्शन से देखा कि ये तो बड़ा इजीली मिल गया, क्योंकि जिम्नेशियम में जो तीसरा अक्षर एम है और कंप्लेंट में भी तीसरा अक्षर एम है, तो मतलब जो एम का जो कूट यहाँ एन टी जे आर बी एम एन एक्स एच में दिया है वही कंप्लेंट वाले में भी होता है। एम का जे है तो तीसरे अक्षर पे जे, ऑप्शन डी में ही आ रहा है। ठीक है, यदि बेनिफिशियल के पहले और छठे स्थान आपस में बदल दिए जाएं, इसी प्रकार दूसरे और सातवें बदल दिया जाए और आगे भी बदल दिए जाएं, तो बताना है पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं छोर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। देखिए ये क्या कर रहा है, बेनिफिशियल इसने दिया। ठीक है, अब क्या कर रहा है, पहले और छठे को, ये जी पहला, ये छठा, इसको चेंज कर रहा है। बी की जगह आई, आई की जगह बी, तो यहाँ हो गया आई, यहाँ हो गया बी। अब दूसरा पहुंचेगा, जो ई है वो पहुंचेगा सी पे, तो यहाँ सी हो जाएगा, यहाँ ई हो जाएगा। ऐसे ही बढ़ेंगे तो ये जो सीरीज है बी ई एन ई एफ, ये इधर बन जाएगी। और ये देखिए आई सी आई ए एल, ये एज इट इज यहाँ पे आ जाएगी अगर इसी सीरीज में चलेंगे। तो फिर देख लेते हैं कि दाएं ओर से तीसरा अक्षर, दाएं ओर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा, बताइए आप। ये दाएं से चलेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा अक्षर होगा एन। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नूतन के अक्षरों को वर्णमाला के क्रमानुसार दाएं से बाएं पुनः व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर समान स्थिति में रहेंगे। ये जो नूतन है, अब इसमें हमें करना क्या है कि जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसके अनुसार दाएं से बाएं लिखना है, मतलब ए पहले फिर बी बाद में, इस तरह से हमें चलना है। ए के बाद अब इस सीरीज में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एन, दो एन है तो फिर एन आ जाएगा। फिर चलेंगे एन के बाद क्या आएगा, टी पहले आता है और यू सबसे लास्ट में आएगा। अब बताना है तो कितने अक्षर समान स्थिति में रहेंगे। देखिए एन की जगह यू हो गया, यू की जगह टी हो गया। देखिए एक बार मैं समझा देता हूँ, एन की जगह यू हो गया, यू की जगह टी, टी की जगह एन, ए की जगह एन, एन की जगह ए, मतलब सब चेंज हो गए, तो कोई भी अपनी समान स्थिति में नहीं है। तो आंसर नंबर सी आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि ये जो जब इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन लिखने की जल्दबाजी नहीं करेंगे। एक बार देखेंगे कि इसमें 469 और 174 दो ही टर्म यूज हो रही है, तो 469 को ए मान लेता हूँ, 469 को ए मान लेता हूँ, 174 को बी मान लेता हूँ, और ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए बी। ठीक है, तो जब ऊपर वाले को खोलेंगे तो ये आएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, माइनस, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए ये माइनस का जब अंदर जाएगा तो इसको माइनस करेगा, इसको माइनस करेगा, माइनस माइनस इसको प्लस करेगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ से कटेंगे और यहाँ हमारा बचेगा 4ab, और नीचे ए बी है ही, तो इसका आंसर 4 हमारा आ जाएगा। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई शुरू वाली तो ईजी है। आगे देखते हैं, 60 और 75 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। सबसे पहले तो 60 और 75 के बीच अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। 60 के बाद है जी 61,
62 नहीं है, क्योंकक कोई भी इवन नंबर तो हो ही नहीं सकता। अब जब वो 2 से भाग हो जाएगा तो 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74 हट गए। तो अब 63 पे जाते हैं, 7 नीम 63, 65 पे जाते हैं, 5 से हो जाएगा, कोई भी 5 और 0 वाली तो आ नहीं सकती। फिर 67, ठीक है। उसके बाद कौन सी हो जाएगी? उसके बाद हो जाएगी आपकी 70 और 73। बस इनको जोड़ देना। 3 1 4, 5 7 5 12, लास्ट में 2 किस में आ रहा है? देखो बी ऑप्शन में ही आ रहा है। पूरा करना चाहो तो कर सकते हैं। 6 से 12 7 19 7 26 और 27 272 ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आए हैं। ये देखिए, इसको पूरा करना है। क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा? 1 2 5 10 17 26 37 क्वेश्चन मार्क। तो इसके जगह पे आपने बताना है क्या आएगा। ये आपके ऑप्शन भी दिए हुए हैं, 48 43 50 49। देखिए 1 से गया 2 पे, 2 से गया 5 पे, फिर 10 पे, फिर 17, फिर 26 और फिर 37। देखिए 1 से 2 पे गया 1 का डिफरेंस, 2 से 5 पे गया तो 3 का डिफरेंस, 5 से 10 पे गया 5 का डिफरेंस, 10 से 17 पे गया 7 का। देखिए डिफरेंस बढ़ रहा है, 1 3 5 7। 17 से 26 गया 9, 26 से 37 गया तो यहाँ 11। फिर इसका मतलब आगे डिफरेंस 13 का होना चाहिए, और 37 और 13 50। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। ये देखिए 24 36 40 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? 24 36 40 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? 2 तरीके आपको बता देते हैं। ये हो गया 24, ये हो गया 36, ये हो गया 40। ये हमारा बेसिक तरीका। हम क्या करते हैं, 2 से चलेंगे, 2 से 12 18 और 20। फिर 2 से 6 9 10, फिर 2 से 3 9 5, फिर 3 से 1 3 और 5। बस यहीं तक जाएगा। तो इसको गुणा करें, 5 से 15 3 45 दूनी 90 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 90 गुणा 4 360 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक बेसिक तरीका है। दूसरा क्या है, देखिए 24 को क्या लिख सकता हूँ मैं? फैक्टर का फैक्टर लिखूँगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। 36 को क्या लिखूँगा? 2 दूनी 4 तिये 12 तिये 36। 40 को क्या लिखूँगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा 5 40। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इनकी हाईएस्ट पावर देखनी है। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। ठीक है, और फिर देखिए 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 की हाईएस्ट पावर है 2 और ये 5। बस इनको कर देना है गुणा, तो यहाँ से भी आपका आंसर वही निकल के आएगा, 360। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि एग्जामिनेशन की कूट संख्या 125 है तो हार्डवर्क की कूट संख्या। देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन है तो एक बार देख लीजिए, जो अल्फ़ाबेट होते हैं ना, ए से लेके जेड तक, उसमें ए को 1 मान लेते हैं, फिर बी को 2 मान लेते हैं, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जेड 26 तक पहुंच जाता है। तो इसमें भी यही है कि जो एग्जामिनेशन है, इसने ई को 5 माना, एक एक्स को 24 माना, ए को 1 माना और इनको जोड़ दिया 125 हो गया। ठीक है, इसी तरह हम हार्ड वर्क में क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। तो एच को 8, ए को 1, आर को 18, डी को 4, डब्ल्यू को 23। ठीक है, ओ को कितना होता है? 15, आर को फिर से 18 और के होता है हमारा 11। इनको जोड़ लो,
कितना आएगा, 9, 18, 27 और 4, 31 और 23, 54 और 15, 69, 70, 80 और 18, 98। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये तो बिल्कुल सिंपल है, इतनी क्लासेस कर लिए। 11/4 बराबर 77/x, तो क्या होगा, ये x यहाँ ऊपर जाएगा और ये 11 नीचे आएगा, तो 77 तो अपनी जगह पे ही रहेगा, ये तो हिला नहीं। और जब कोई चीज़ दूसरी साइड में जाती है बराबर के निशान के, तो वो अपना स्थान बदलती है। ये ऊपर गुणा में है तो नीचे आके भाग में होगा, और ऐसे ही 4 नीचे भाग में तो ऊपर जाके गुणा में होगा। ठीक है, 11 × 7 77 और 7 × 4 28, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि एक संख्या की 1/4 की 1/3 15 है, तो उस संख्या का 3/10 क्या होगा, ये आप जल्दी से बता दीजिए। कहाँ गया भाई। ठीक है, ये देखिए, एक संख्या की 1/4 संख्या मान लेते हैं x, इसका 1/4 का 1/3 वो है 15। तो पहले तो निकालेंगे x की वैल्यू। ये 4 × 3 ये ऊपर जाएगा, तो जब ये ऊपर जाएगा तो 15 × 12 हो जाएगा, 15 × 12 हो जाएगा अपना 180। बस इसी का तो 3/10 निकालना है, और 180 का जो हम निकालेंगे 3/10, तो वो आएगा हमारा 54। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, अगर है तो पूछ लीजिए। अब देख लेते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्मामीटर है, वो जिस तरह से डिग्री से रिलेटेड है, उसी तरह से घड़ी किससे रिलेटेड है। देखिए, थर्मामीटर है और डिग्री तापमान की एक यूनिट है। थर्मामीटर से तापमान मापते हैं और डिग्री उसकी यूनिट है। घड़ी समय बताती है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, घंटा, वेग, टावर, ऊंचाई, और समय की इकाई है घंटा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए, वर्तमान में अरुण और दीपक की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद अरुण की आयु 26 वर्ष होगी। वर्तमान में दीपक की आयु कितनी है। देखिए, 6 वर्ष आज अरुण और दीपक की आयु का अनुपात ये 4 है, तो दीपक 3 है। 6 वर्ष बाद अरुण 26 साल का हुआ, तो इसका मतलब अरुण आज कितने का है, अरुण आज 20 साल का है। तो 4 से कितना गुणा करके 20 पहुँचे, 5 गुणा करके। इसी तरह से 3 से 5 गुणा करके कहाँ पहुँचेंगे, 15। तो दीपक की आज की आयु होगी 15 साल। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन देखे मैथ और रीजनिंग के। ग्राम सचिव का ये पेपर था, जो पहले 9 जनवरी 2021 सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो इसी तरह से हम आपको प्रीवियस ईयर पेपर सारे सोल्व करा देंगे। HSSC के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करा देंगे। हरियाणा जीके, हरियाणा करंट की अभी क्लासेज आ रही हैं। हरियाणा जीके की क्लास भी आपको जल्द अनाउंस कर दी जाएंगी। इस तरह से हम आपका पूरा सिलेबस कवर करेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना आए। जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, इतनी हम गारंटी दे सकते हैं। बस आप जुड़े रहिए VS क्लासेस फॉर यू के साथ, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। जुड़े रहिए VS क्लासेस फॉर यू के साथ। थैंक यू।